तो जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जा रहे हैं और वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। हमारे पास डिफरेंट इन्वायरमेंट्स हैं तो उसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट कौन कौन से हैं और उसमें ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स किस तरह होती है और एनिमल्स में किस तरह होती है। आज हमने पढ़ना है कि ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर किस तरह होते हैं। हमारे पास डिफरेंट इन्वायरमेंट्स कौन कौन से हैं। मैरीन इन्वायरमेंट है, मैरीन का मतलब जो सी वाटर है, सी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं वो अपनी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट का बैलेंस किस तरह रखते हैं। फिर हमने पढ़ना है कि फ्रेश वाटर में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उन्होंने अपना टेम्परेचर जो है बॉडी का टेम्परेचर, अपने वाटर एंड साल्ट का बैलेंस वो किस तरह रखते हैं। और लास्ट पे हम पढ़ेंगे कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह मेंटेन करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन को। तो जी टाइम वेस्ट किए बगैर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैरीन से। आपने इसी तरह ही की नोट्स बना लेने हैं और जब बुक से पढ़ना है तो इसी को सामने रख के जो है आपने पढ़ना है। जब इसको एक दफ़ा पढ़ेंगे तो बुक स्टडी करेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। जो मैरीन के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़्यादातर ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं। क्या है जी? ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कौन से होते हैं और ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या होते हैं। अब मैंने आपको बार बार नहीं बताना, आपने लास्ट लेक्चर सुन लेना है और ऑस्मो कन्फॉर्मर्स को पढ़ना है कि कौन कौन से हैं। अब ऑस्मो कन्फॉर्म ये क्या है? मोस्टली क्या है जी? ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं। अब ये क्या है कि इसमें हैग फिशेज और आइसोटोनिक विद सी वाटर। आइसोटोनिक का क्या मतलब था कि जो इन्वायरमेंट सेल का है और बॉडी का है वो क्या रहता है जी? सेम रहता है। आइसोटोनिक मतलब बाहर जितनी फ्लूइड की कॉन्सेंट्रेशन है अंदर भी उतनी ही फ्लूइड की कॉन्सेंट्रेशन है। उसके बाद जो कार्टिलेजियस फिशेस हैं वो मेंटेन लोअर साल्ट कंसंट्रेशन देन सी वाटर। जो कार्टिलेजियस फिशेस हैं वो क्या करती हैं? अपना जो बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन है एज कंपेयर टू सी वाटर कम रखती हैं। वो काम क्यों रखती हैं? क्योंकि सी जो है, समंदर जो है वो सारा ही तकरीबन साल्टी होता है। जब समंदर साल्टी होता है तो साल्ट की कंसंट्रेशन हाई से लो जा सकती है बहुत ज़्यादा मिकदार में। तो वो कोशिश करते हैं कि बॉडी के अंदर कार्टिलेजियस फिशेस साल्ट की मिकदार को बहुत कम रखती हैं ताकि अगर इनटेक या फ्लडिंग होती भी है किसी चीज़ की तो उससे नेगेटिव इफेक्ट से बचा जा सके। फिर है फिशेस एक्सक्रीट साल्ट बाई गिल्स एंड रेक्टल ग्लैंड्स। या आपने एमसीक्यूज तैयार कर लेना है कि जो फिशेज हैं वो अपना साल्ट एक्सक्रीट कैसे करते हैं। क्योंकि साल्टी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, मैरीन इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो वो अपना जो साल्ट्स हैं वो किस तरह रिलीज करते हैं? मोस्टली तो कहते हैं गिल्स से। अगर गिल्स से रिलीज ना करें तो वो अपने रेक्टल ग्लैंड से जो है वो रिमूव करते हैं। और रेक्टल ग्लैंड को इस्तेमाल करने के लिए उनको क्या करना होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या होता है? जिसके अंदर किसी भी चीज़ के मटेरियल की ट्रांसपोर्ट के अंदर हमें एनर्जी की जरूरत होती है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अच्छा जी, बोनी फिशेस जो हैं वो क्या करती हैं? ये कहते हैं ड्रिंक मोर वाटर एंड लॉस करते हैं या एक्सक्रीट करते हैं कंसंट्रेटेड यूरिया। आप देखें यहां पे इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो बोनी फिशेज हैं जिनके अंदर बोन ज्यादा पाई जाती है, ड्रिंक मोर वाटर, वो ज्यादा पानी पीती हैं एंड एक्सक्रीट कंसंट्रेटेड यूरिया। कंसंट्रेटेड यूरिया क्यों एक्सक्रीट करते हैं? ताकि वो अपनी बॉडी से ज़्यादा जो साल्ट है वो निकाल सके और पानी का जो अंदर बैलेंस है उसको बरकरार रखा जा सके। वो बैलेंस बरकरार क्यों रखते हैं? क्योंकि समंदर का पानी ज़्यादा साल्टी है एज कम्पेयर टू इंटरनल स्टेट या इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द फिशेस। ठीक हो गया जी। और वो किस हालत में करती हैं? यूरिया की शक्ल में एक्सक्रीट कर देती हैं साल्ट्स को बाहर। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जी फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर, अब फ्रेश वाटर का मतलब है जो हमारे पॉन्ड्स हैं, हमारे इस तरह के जो फ्रेश वाटर की प्लेसेस हैं जिसके अंदर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो किस तरह मेंटेन करते हैं। अच्छा, फ्रेश वाटर ऑलवेज फेसेस कांस्टेंट फ्लडिंग। फ्रेश वाटर क्योंकि मोस्टली आइसोटोनिक में आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं? उनके सेल्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म को फ्लडिंग का चांस होते हैं कि ज़्यादा अगर पानी इनटेक हो गया बॉडी के अंदर या सेल्स के अंदर तो सेल्स की टर्जिडिटी हो जाएगी और जैसे वो टर्जिडिटी हो जाएगी तो सेल बर्स्ट होने के चांसेस होते हैं, उनको फ्लडिंग के ज़्यादा खतरे होते हैं। ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड लॉस ऑफ साल्ट सॉरी
तो ये क्या है कि इनको ऑलवेज फेस कांस्टेंट फ्लडिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड लॉस ऑफ साल्ट। इसमें अमीबा जो है, अमीबा क्या करता है, अब जो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रह रहा है तो जाहिर बात है उसमें चांसेस तो हैं कि पानी की ज़्यादा इनटेक हो सकती है उनकी बॉडी के अंदर। तो अमीबा भी फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वो क्या करते हैं, पंप आउट एक्सेस वाटर बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। उनका जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है वो उसके ज़रिए एक्सेस पानी को बाहर निकाल देता है। प्लांट के अंदर जिस तरह वैक्यूल होता है वो बहुत सारी चीज़ों को स्टोर कर लेता है, वो चीज़ों को भी स्टोर करता है, वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को भी स्टोर करने की कोशिश करता है, वो भी कर लेता है। मैनी रिमूव एक्सेस वाटर बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिल्यूटेड यूरिन। अब जब डिल्यूटेड यूरिन हो जाता है तो साल्ट क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकल जाता है बॉडी के अंदर से। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी साल्ट मेंटेनेंस बाय प्रेफरिंग साल्ट। अब जितनी देर तक हम फ्रेश वाटर और सी वाटर को पढ़ रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि जी वो साल्ट बॉडी से ज़्यादा निकालने की कोशिश करते हैं। जब भी किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो फिर उसको मेंटेन करना लाजमी होता है। तब वो मेंटेन साल्ट को कैसे करते हैं, मेंटेन ऐसे करते हैं कि प्रेफर करते हैं साल्टी फूड को एंड बाई एक्टिव इनटेक बाई गिल्स एंड स्किन। अगर उनकी बॉडी के अंदर, जिस तरह हमने लास्ट में पढ़ा था, क्या था कि हमारे पास पहले रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स के ऊपर कंट्रोल सिस्टम होता है, कंट्रोल सिस्टम के बाद इफेक्टर्स होते हैं। अब जब अगर साल्ट कम हो जाता है उनकी बॉडी से तो जो रिसीवर्स हैं वो बताते हैं कंट्रोल सिस्टम को, जी हमारे पास जो है साल्ट की कमी हो रही है। तो कंट्रोल सिस्टम कहता है ठीक है जी, अपने गिल्स के जरिए और अपने स्किन के जरिए जो है साल्ट इनटेक कर लो। ठीक हो गया जी। तो वो क्या करते हैं, गिल्स और स्किन के जरिए साल्ट को इनटेक कर लेते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, जिसमें खुश्की पर पाए जाने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका क्या इशू है। पहले हमने पढ़ा मैरीन का, फिर हमने पढ़ा फ्रेश वाटर का। मैरीन और फ्रेश वाटर का मतलब है दोनों पानी का। फ्रेश वाटर में पानी साल्टी नहीं होता और मैरीन के अंदर पानी साल्टी होता है। तो अब हमने पढ़ा कि खुश्की के ऊपर जो रहते हैं उनका क्या प्रॉब्लम है। उनका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि वो उनको डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है कि बॉडी जो के ऊपर से पानी का जो इखराज है, ट्रांसपायर या इवेपोरेट होना पानी का, उसका खतरा ज़्यादा रहता है। ठीक हो गया जी। इनका मेजर इशू क्या है जी, डिहाइड्रेशन इज ए मेजर इशू। अच्छा वो करते क्या है बहुत सारे मैनी एक्सोस्केलेटन इंसेक्ट्स क्या करते हैं जी सॉरी। अब ये एक्सोस्केलेटन इंसेक्ट्स, अब ये बात आ जाती है एडाप्टेशन की। मैंने वैक्सी को मैं नहीं पढ़ दिया, उसके लिए सॉरी। अच्छा, अब एडाप्टेशन क्या है कि बहुत सारे इंसेक्ट्स जो है अपनी एक्सोस्केलेटन, जो ऊपर उनकी लेयर होती है बॉडी के ऊपर, उसको वैक्सी कर देते हैं। वैक्सी करने के साथ उसको हार्ड कर देते हैं, हार्ड करने के साथ उसको थिक कर देते हैं। जब ये तीन चीज़ें हो जाती हैं तो उनकी बॉडी की सरफेस के ऊपर से पानी का इखराज बहुत कम हो जाता है, जिससे वो वाटर लॉस को बचा सकते हैं। अब जब पानी की कमी होती है तो उसको पूरा कैसे करते हैं, ये बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्रिंक एंड ईट मॉइस्टन फूड। ठीक है, क्या करते हैं, ड्रिंक एंड ईट मॉइस्टन फूड। मॉइस्टन फूड ऐसी फूड जिसमें जो हमारी क्या कहते हैं नमी की मिकदार है वो ज़्यादा होती है, उसको हम बोलते हैं मॉइस्टन फूड। अच्छा, इसमें एक अडेप्टेशन और है कि कैंगरू रैट जो है वो फीड करता है सीड्स ऑफ, मतलब जो जंगलात के या जो बैरन एरियाज़ के या डेजर्ट एरिया के जितने भी प्लांट्स हैं उनके सीड के ऊपर फीड करता है। और वो जब उनके सीड्स के ऊपर फीड करता है तो सीड्स के अंदर आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की जब ब्रेक डाउन होती है तो उसमें से जो पानी का इखराज होता है वो मेटाबॉलिज्म के अंदर काम कर लेते हैं। तो कैंगरू रैट जो है बहुत सारे दिन तक पानी पिए बगैर भी जिंदा रह सकता है। ठीक हो गया जी। अब आगे है जी अब इन टेरेस्ट्रियल के अंदर ये तो हो गई मैनेजमेंट। अब एक मैनेजमेंट ऐसे होती है कि जो उनका किडनी सिस्टम होता है, किडनी के अंदर यूरिन का जो प्रोसेस हो रहा है, ब्लड की प्यूरिफिकेशन हो रही होती है। जब ब्लड की प्यूरिफिकेशन हो रही है तो ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट निकाल दिया जाता है। वो किडनी निकाल के गॉल ब्लैडर के जरिए बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने की कोशिश करता है। जब ये सारा इस प्रोसेस में से चल रहा होता है तो इनके किडनी में एडेप्टेशन ये होती है कि ये मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है उस यूरिन में से भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जब यूरिन निकलता तो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी हमारा एनहाइड्रोबायोसिस। एनहाइड्रोबायोसिस क्या है कि
टॉलरेट करना डिहाइड्रेशन को डिफरेंट वेज के अंदर, वो हम उसको कहते हैं एनहाइड्रोबियोसिस। एनहाइड्रोबियोसिस क्या होता है कि टॉलरेट करना किस चीज़ को, डिहाइड्रेशन को टॉलरेट करने के डिफरेंट जराए वास्ते तरीक़ों को हम क्या कहते हैं जी, ये है एनहाइड्रोबियोसिस। तो जी स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कौन कौन सा टॉपिक कि मैरीन के अंदर वो अडेप्टेशन किस तरह है, फ्रेश वाटर के अंदर अडेप्टेशन किस तरह है, और लास्ट पे हमने पढ़ा कि टेरेस्ट्रियल के अंदर उनकी अडेप्टेशन किस तरह है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये अच्छी तरह तैयार करेंगे। तो कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।